गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के पेपर भारतीय आर्थिक चिंतन में हमने गत कक्षा में एम.एन. रॉय के निर्धनता, बेरोजगारी, कृषि के आर्थिक विचार पढ़े। आज हम उनके और आर्थिक विचारों को पढ़ेंगे। उद्योग के संबंध में एम.एन. रॉय ने भारत के तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया। यह तीव्र औद्योगिकरण आधुनिकीकरण के साथ जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार भारत में तेजी से ऐसे बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास होना चाहिए जो आधुनिक तकनीक पर आधारित हो। यह औद्योगिकीकरण भारत के पुनर्निर्माण हेतु अनिवार्य है, चाहे वह पूंजीवादी पदचिन्हों पर हो या समाजवादी पदचिन्हों पर। एम.एन. रॉय जानते थे कि बड़े पैमाने के उद्योग पूंजी गहन हैं। इनके विकास से पूंजी कुछ हाथों में संकेंद्रित हो जाएगी। लेकिन रॉय ने कहा कि सरकारी नीति के अंतर्गत इस संकेंद्रण को रोका जा सकता है। बड़े पैमाने के उद्योग पूंजी गहन होते हैं। इसके लिए एम.एन. रॉय ने जवाब दिया कि भारत में प्रचुर और पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक और मानव संसाधन है, जिनका उपयोग बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास में किया जा सकता है। एम.एन. रॉय लघु एवं कुटीर उद्योगों पर आधारित भारत के अतीत से अनभिज्ञ नहीं थे, लेकिन वर्तमान औद्योगिक संरचना को देखकर उन्होंने बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योगों पर ही बल दिया। उनका मंतव्य था कि बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास से देश में औद्योगिक वातावरण शीघ्र तैयार होगा। देश के तीव्र आर्थिक विकास का मार्ग आगे होगा। लेकिन एम.एन. रॉय ने लघु व कुटीर उद्योगों की उपेक्षा की हो, ऐसा नहीं है। एम.एन. रॉय के अनुसार लघु कुटीर उद्योगों में भारत की बेरोजगारी समस्या हल करने की अधिक क्षमता है, क्योंकि इन उद्योगों में श्रम गहन पद्धति अपनाई जाती है। उनका मत था कि बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ साथ लघु व कुटीर उद्योगों की स्थापना स्थानीय स्तर पर की जा सकती है। उनका विकास सरलतापूर्वक संभव है, क्योंकि उनको कम पूंजी की आवश्यकता है। लघु व कुटीर उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की आय को बड़े पैमाने के उद्योगों के श्रमिकों के बराबर बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि वे अधिक समय कार्य करें। उदाहरण के लिए, बड़े पैमाने के उद्योगों में 8 घंटे में जो मजदूरी मिलती है, यदि वह कुटीर उद्योग में 12 घंटे में प्राप्त हो तो कुटीर उद्योग वाले श्रमिक को 12 घंटे कार्य करना चाहिए। उन्होंने दोनों प्रकार के उद्योगों के संतुलित विकास के लिए जो विचार प्रस्तुत किए, वो उचित विचार थे। उन्होंने अति उच्च स्तर के औद्योगिकरण के लिए वकालत की। एम.एन. रॉय को भारत में समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है।
लेकिन उनका समाजवाद रूस व चीन के साम्यवाद से भिन्न है। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता व प्रजातंत्र के कट्टर समर्थक थे, अतः रूस व चीन के साम्यवाद से बहुत दूर भी थे। दूसरी ओर पूंजीवाद के अंतर्गत होने वाले पूंजी संकेंद्रण व आर्थिक शोषण से वे व्यथित थे। एम एन रॉय के मत अनुसार समाजवाद में मानव का नैतिक शोषण होता है व पूंजीवाद में मानव का शोषण होता है। दोनों प्रकार के शोषण से दूर रहने के लिए उन्होंने तीसरा मार्ग चुना। यह मार्ग वस्तुतः पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों को मिलाकर व दोनों के शोषण की मूल प्रकृति को छोड़कर बनाया गया है। इसे समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। एम एन रॉय ने पूंजीवाद के गुणों पर अवलंबित आर्थिक प्रणाली को सहकारी समाजवाद की संज्ञा दी है। रॉय ने सहकारी समाजवाद में व्यक्ति समुदाय की स्वतंत्र इकाई माना और उसकी स्वतंत्रता पर कोई बाध्यकारी नियंत्रण नहीं माने। सहकारी समाजवाद की धारणा एम एन रॉय की इस धारणा पर आधारित है कि मानव में स्वाभाविक रूप में पारस्परिक सहयोग की भावना रहती है। सहकारी समाजवाद के सिद्धांत में एम एन रॉय ने सहयोग एवं विकेंद्रीकरण पर बल दिया और इस अर्थव्यवस्था के लिए दो प्रेरक तत्वों को स्पष्ट किया। पहला, प्रत्येक अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य उसकी जनता के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की न्यूनतम सुविधा सुनिश्चित करना है। इसे प्राप्त करने के लिए आर्थिक नियोजन देश में उपलब्ध आर्थिक साधनों की सीमा में ही किया जाना चाहिए। एम एन रॉय ने अपना इस संबंध में विचार व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को उपभोक्ताओं व उत्पादकों के सहकारी संघ के रूप में संगठित किया जाना चाहिए। इस प्रकार के संगठनों के विकास से राज्य को न्यूनतम हस्तक्षेप करने का ही अवसर मिल सकेगा तथा जनता देश में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं का संचालन और नियंत्रण कर सकेगी। राय के इस संबंध में विभिन्न सुझाव महत्वपूर्ण हैं। पहला, विकेंद्रीकरण को आर्थिक विकास की प्रथम शर्त मानते हुए ग्रामीण विकास की प्रारंभिक इकाई मानी जाए। ग्रामीण जनता अपने स्तर पर एक सहकारी संघ की स्थापना कर भू संपदा के प्रबंध, कृषि और ग्रामीण कुटीर व लघु उद्योगों का संचालन एक साथ संपन्न किया जाए। राय ने सहकारी संगठन को एक पिरामिडीय प्रकार का बनाने का सुझाव दिया, जिसके निचले स्तर पर स्थानीय सहकारी समितियां तथा उसके ऊपर क्रमशः जिला स्तरीय, क्षेत्रीय, प्रांतीय तथा राष्ट्रीय सहकारी संस्थाएं होंगी। एम एन रॉय ने बड़े उद्योगों को भी सहकारी क्षेत्र में संगठित करने का सुझाव दिया। इससे धीरे धीरे निजी उद्योग सहकारी उद्योगों से प्रतियोगिता करते करते समाप्त हो जाएंगे,
क्योंकि एम.एन. रॉय की मान्यता थी कि सहकारी प्रयत्नों से निजी लाभ की भावना सामुदायिक हित से प्रेरित भावना के आगे नहीं टिक सकेगा और निजी उद्योग असंगत हो जाएगा। एम.एन. रॉय का स्पष्ट मत था कि प्रारंभिक स्तर पर निजी पूंजी की महती आवश्यकता है। जब तक निजी पूंजी आर्थिक शोषण का साधन नहीं बने तब तक तो उसे नियंत्रित स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। जब यह आर्थिक शोषण का माध्यम बन जाए तो इसे नष्ट कर देना चाहिए। एम.एन. रॉय ने आर्थिक नियोजन के संबंध में भी विचार प्रकट किए। एम.एन. रॉय भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक नियोजन को एक प्रभावी माध्यम बताते हैं। 1943 में प्रस्तुत प्रमुख उद्योगपतियों के बॉम्बे प्लान के उपरांत एम.एन. रॉय और उनके साथियों ने 15,000 करोड़ रुपए की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की, जो कि पीपुल्स प्लान के रूप में प्रसिद्ध है। पीपुल्स प्लान एक प्रकार का केंद्रीय विचार है। भविष्य में भारत प्रजातांत्रिक राज्य होगा, जहां स्वतंत्र गणराज्य भूमि व खनिज संसाधन पर स्वामित्व लिए हुए होंगे। भारी उद्योग व बैंकों का नियंत्रण भी उन्हीं के अधीन होगा। भूमि का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। ग्रामीण ऋणग्रस्तता समाप्त कर दी जाएगी। शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होगी। कृषि का स्वरूप सहकारी होगा। सरकार न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देगी। सरकार मानव की अनिवार्य आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगी। उत्पादन संगठन इस प्रकार का होगा कि लाभ उद्देश्य न्यूनतम हो। अतिरिक्त उत्पादन को निजी व्यक्तियों के हाथ में जाने से रोका जाएगा और उसे इस प्रकार विनियोजित किया जाएगा कि उत्पादन में और वृद्धि हो और रोजगार भी बढ़े। ग्रामीण ऋण का 75% समाप्त कर दिया जाएगा और 25% सरकार स्वयं वहन करेगी। राज्य फार्म के रूप में धीरे धीरे कृषि का सामूहिकरण किया जाएगा। आधुनिक तकनीक अपनाते हुए कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाएगी। रॉय के द्वारा प्रस्तुत पीपुल्स प्लान वस्तुतः सोवियत रूस की योजनाओं पर आधारित है। योजना का क्रियान्वयन तब तक असंभव है जब तक कि वर्तमान सामाजिक व आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किए जाएं।